हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं हूं आरती राय। गुरु स्थल के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूं बहुत अच्छे होंगे। और सुनाइए, क्या हाल चाल है? पढ़ाई लिखाई हो रही है? याद हो रहा है? अब एक बहुत लंबा सफ़र आप लोगों ने स्रोत वाला तय कर लिया है ना। बहुत ज़्यादा था। मेरे ख्याल से मेरे अलावा और कोई इतना नहीं पढ़ाता होगा लंबा। आप लोग भी पढ़ पढ़ के थक गए। कोई बात नहीं, जब परीक्षा में प्रश्न आएगा और वहाँ से जब प्रश्न फंसेगा ना, तब आप कहेंगे नहीं मैम ने सही किया था। ठीक, चलिए आज की जो क्लास होगी हमारी पाषाण काल की होगी। सबसे पहले मैं आप लोगों को क्या पढ़ाए थे? पाठ्यक्रम बताया था। ठीक, पाठ्यक्रम में पहली बात जो थी हमारी पढ़ने की वह स्रोत थी, अध्ययन के स्रोत। उसके दूसरे नंबर पे पाषाण काल था। तो आज की जो चर्चा होगी हमारी पाषाण काल की होगी। किस पर होगी? पाषाण काल पर। पाषाण काल। ठीक, पाषाण का मतलब क्या होता है? पाषाण का मतलब देखिए होता है पत्थर। क्या होता है? पत्थर। काल मतलब समय, यानी पत्थरों का काल। ठीक, तो देखिए ये बात है कि इस समय पाषाण काल में सब कुछ पत्थर से ही था। मनुष्य पत्थरों पर, उस समय का जो मानव था पत्थरों पे आश्रित था। यानी कि पाषाण ही उनकी मूलभूत आवश्यकताएं थी उस समय का। ठीक, अब देखिए आप लोगों को देखिए, जब से मानव सभ्यता का विकास होता है ना, तभी से हम इतिहास को पढ़ते हैं। ठीक, मानव सभ्यता यानी कि आदि मानव का जब से विकास हुआ, वह विकास का क्रम चला, उसके बाद से लेकर के अब तक का सारा इतिहास ही है। लेकिन यहाँ पर आदि मानवों का क्रम, ये विकास का चरण, ये पाषाण काल में मनुष्य क्या, मानव का विकास का चरण है। विकास का चरण। ठीक, अब इसको हम अलग अलग भागों में आप लोगों को बांटकर समझाऊंगी। ठीक, अब ये देख लीजिए कि 20 लाख ईसा पूर्व से, ठीक, इसे हटा दे रही हूँ क्योंकि हमें लिखने में काम आएगा जगह ना। आप ये देखिए कि 20 लाख ईसा पूर्व से कब तक? 2500 ईसा पूर्व तक का जो अवधि है, जो समयावधि है, वह क्या था? यह समयावधि विकास का था। मानव विकास का समयावधि था। मानव विकास का समयावधि था। ठीक, मानव विकास का ये समयावधि था। अब ये जो यहाँ पर, अब ये जो 2500 ईसा पूर्व है, यही तो सिंधु घाटी है, सिंधु घाटी। लेकिन हम आज सिंधु घाटी की बात नहीं करेंगे। हम किसकी बात करेंगे? पाषाण काल की बात करेंगे। ठीक, अब ज़रा देखिए क्या है कि 20 लाख का मतलब की तरह हम देखिए, मेरा क्या है ना, पढ़ाने का तरीका थोड़ा अलग होगा। आप लोग हो सकता है बहुत सारे लोगों से पढ़े होंगे अलग अलग जगहों पे, तो उनमें और मेरे में अंतर ज़रूर होता होगा। मैं खुद बता रही हूँ, मैं कैमरे पर पहली बार पढ़ा रही हूँ, मुझे भी थोड़ा सा ना एक हिचक होता है पढ़ाने में, लेकिन अब धीरे धीरे मेरी आदत हो रही है और जितनी ज़रूरत है उतनी मैं समझाती हूँ। जहाँ तथ्यों का बात था वहाँ मैं तथ्य ही लिखवाती हूँ, क्योंकि तथ्यों में क्या समझाना, कितनी अगर समझाते रहेंगे तो सिर्फ तथ्य नहीं लिखवा पाएंगे। अब का जो इतिहास है वहाँ पर तथ्य भी होंगे और व्याख्या भी होगा। ठीक, ठीक है ना। तो जो मैं समझाऊंगी, जो मैं बताऊंगी ना, वह कोई गलत नहीं होगा। हाँ, मेरे समझाने के तरीके ज़रूर बदले होंगे बाकी लोगों से। ठीक, यहाँ पर देखिए, अब हमने यहाँ 20 लाख की बात की,
अब यहाँ 20 लाख। अब यहाँ पर हम समय बांट दे रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ से यहाँ तक ये जो था समय, ये जो 20 लाख, ये कौन सा समय था? यह मानव का विकास का चरण है, विकास का चरण है, ठीक। इसी को क्या कहते हैं? इसी को पाषाण काल कहते हैं, पाषाण काल। अब यहाँ पर 2500 ईसा पूर्व है, ये ईसा पूर्व, ठीक। अब यहाँ से यहाँ तक का समय कौन सा समय है? इसे, ये सिंधु घाटी है, ये सिंधु घाटी वाली सभ्यता है, सिंधु घाटी, ठीक। अब उसके बाद यहाँ से यहाँ चला, ठीक। यहाँ, और जब यहाँ पर आता है तो यहीं पर ईस्वी, यहाँ से यहाँ पर ईस्वी की बात चलती है, ठीक। और यहाँ अब तक 2020 तक की बात, ठीक। अब इसको, इस पाषाण काल को किसके अंतर्गत रखा गया इतिहास में? इसको प्रागैतिहासिक काल के अंदर रखा गया है, प्रागैतिहासिक, ठीक, प्रागैतिहासिक काल। समझ में आ रहा? नहीं समझेगा तो दूसरी तरीके से समझाऊंगी, ठीक। अब ये क्या है? आद्य ऐतिहासिक काल में, ऐतिहासिक। अब यहाँ से जो है ऐतिहासिक काल शुरू होता है, ठीक। इसी आदि ऐतिहासिक काल में सिंधु के साथ साथ हम वैदिक का भी पढ़ते हैं, ठीक है, वैदिक काल। और वैदिक काल तो 2 भागों में बांटा होता है, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल, ठीक। क्या इस तरीके से समझ में आया? देखिए, दिख रहा है सबको? बताइए। हम यहाँ पर सिंधु काल की बात नहीं करेंगे, हम यहाँ पर सिर्फ पाषाण काल की बात करेंगे, ठीक है ना। पाषाण काल, यहाँ से यहाँ तक का जो अवधि है ना, यह मानव विकास की अवधि रही है। इस समय पाषाण काल में मानव क्या करता था? क्या करता था? कौन बताएगा? कौन बताएगा? इस कालखंड में, इस वाले कालखंड में, समयावधि में का जो मानव था, जो विकास का चरण था, यह सबसे लंबा चरण है, ठीक। यह प्रश्न भी आता है कि सबसे लंबा चरण कौन सा है, ठीक, कौन सा है? कौन बताएगा? बताइए। बिल्कुल, आप लोगों को मैं पहले भी बता चुकी हूँ ये सब चीज़ें, बताइए। पाषाण काल को इंग्लिश में क्या कहते हैं? स्टोन एज, ठीक। यहाँ पर जो मानव है, यहाँ का मानव पूरी तरीके से पत्थरों पर, यहाँ का जो मानव है ना, पूरी तरीके से पत्थरों पर क्या कर रहा है? आश्रित है, ठीक। यह कैसे आश्रित है पत्थरों पर? क्योंकि इस समय का जो मानव था वह अपना पत्थर के माध्यम से आखेट करता था, शिकार करता था, अपना पेट भी भरता था, और क्या करता था? पत्थरों के गुफाओं में भी रहता था। ये मतलब ये है कि पाषाण काल में मानव जब विकास का चरण था तो पत्थरों के गुफाओं में रहता था, पत्थरों के औजार बनाता था, पत्थरों से ही वह शिकार करता था, ठीक। और अपना जीवन किसी प्रकार से संघर्ष करते हुए हिंसक पशुओं से अपनी वह रक्षा भी पत्थरों से ही करता था। पहले जो था, यह समय का जो मानव था वह पेड़ों पे रहता था, फिर धीरे धीरे वो धरती पे आया। जब धरती पे आया तो वो धीरे धीरे उठने के, पहले वो 4 पैरों पे चलता था, फिर धीरे धीरे वो उठा, कुछ पकड़ने के लिए उठा या जिस भी तरीके से उठा, तो धीरे धीरे उसकी रीढ़ की हड्डी जब सीधी हुई तो वह क्या हुआ? वही लोग हमारे पूर्वज हुए, आदि पूर्वज, ठीक। यानी कि ये जो पत्थर से ही सारे के सारे काम होते थे इस समय के, ठीक। नहीं समझ में आ रहा है? बताएं।
यहाँ का मानव पूरी तरीके से पत्थर पे आश्रित था, पत्थरों की गुफाओं में रहता था, पत्थर के औजार के माध्यम से ये अपना पेट भी भरता था। ठीक, और पत्थर से ही एक और बहुत बड़ी घटना हुई थी। क्या करता था? पत्थर से आग भी जलाता था। आग का आविष्कार हुआ था ना, आग भी जलाता था पत्थर से, और इन्हीं पत्थरों से अपनी जीवन की रक्षा भी करता था। यानी कि इस पाषाण काल में पत्थर ही उनके जीवन का मूलभूत आधार है। ठीक है। ये वाली जो हम तभी तरीका बताएं कि यहाँ 20 लाख से 25 ईसा पूर्व तक पाषाण काल चला, फिर 2500 ईस्वी से, ईस्वी नहीं, 2500 ईसा पूर्व से आद्य ऐतिहासिक काल में सिंधु सभ्यता और वैदिक सभ्यता को हम पढ़ते हैं। उसके बाद यहाँ पर ये जो यहाँ 2500 से ये यहाँ तक चलता है। अब सिंधु सभ्यता देखो 2500 में शुरू होती है ना। यहाँ तक आते आते मनुष्य क्या करता है? काफ़ी विकसित अवस्था में हो जाता है, फिर नगर बनते हैं। लेकिन 1750 में इसके पतन का भी पूरे साक्ष्य मिलते हैं। 1750 ईसा पूर्व में अचानक ये नगरीय सभ्यता का पतन हो जाता है और अचानक गांव वाली सभ्यता आ जाती है। ठीक, अब वो कैसे आती है सभ्यता गांव वाली, तो उसको हम देखेंगे। देखिए, अगर इस तरीके से अगर नहीं समझ में आ रहा है तो इसका मैं तरीका थोड़ा सा बदल रही हूँ। ठीक ना? तरीका बदल रही हूँ। जैसे आप लोग किताबों में पढ़े होंगे या कोई और टीचर भी आपको इसी तरीके से पढ़ाया होगा, तो आपको समझ में आ जाएगा, है ना? आ जाएगा ना? देखिए, इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। उस समय भी जब पाठ्यक्रम हमने आपको लिखवाया था तो तीनों के अब उसके अलग अलग सिलेबस पाठ्यक्रम मैंने लिखवा दिया था। लेकिन जब यहाँ पर मैं आप लोगों को समझाने के लिए वापस दोहरा रही हूँ, क्योंकि भूल न जाएं आप लोग, है ना? देखिए, इतिहास अध्ययन स्रोत के आधार पर इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। 3 भागों में क्या हुआ है? बांटा गया है। दिखाई दे रहा है? देखो, पहला भाग जो है, ये जो 3 भाग हैं, इस तीनों भागों को देखिए। एक पहला भाग क्या है? प्रागैतिहासिक। अब ये दूसरा भाग क्या है? आद्य ऐतिहासिक। अब ये आपका ये तीसरा भाग है ऐतिहासिक। क्यों? ऐसे ही आप लोग और जगह भी पढ़े होंगे ना। देखो, मैंने आपको थोड़ा इसके पहले वाला समय अवधि जो हमने एक लाइन से खींच करके बनाया, समय बना दिया था, खाने बना करके आपको बताया। इस तरीके से आप लोगों को ज़रूर समझ में आ जाएगा। ठीक, ये प्रागैतिहासिक, ये क्या है? काल है। काल नहीं लिखा हमने, ये क्या है? काल। आद्य ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल। ठीक, काल। अब यहाँ पर प्रागैतिहासिक काल में लिखित विवरण नहीं है, कोई भी लिखित साक्ष्य नहीं। यहाँ पर क्या है? लिखित साक्ष्य नहीं है, लिखित साक्ष्य नहीं है। ठीक, क्योंकि यहाँ का पूरा इतिहास स्रोतों के आधार पर लिखा गया है। जो पुरातात्विक स्रोत हैं,
यहाँ का जो इतिहास है पूरा तात्विक स्रोत के आधार पर, प्रागैतिहासिक काल में जो भी है वहाँ पर हम प्रागैतिहासिक काल की जो बात है यह सिर्फ स्रोत, कौन से स्रोत, वो भी पूरा तात्विक स्रोत के आधार पर लिखा गया है। और इसके अंतर्गत क्या आता है, इसके अंतर्गत पाषाण काल आता है। पाषाण काल, पाषाण काल को हम पढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ पर लिखित नहीं है, यहाँ पर लिखित इसलिए नहीं कि उस समय जो बहुत पहले जहाँ पर जैसे कहीं गया कोई विद्वान गया, कोई इतिहासकार गया और वहाँ कोई किले में, खंडहर में, कहीं पर भी देख रहा है तो वहाँ पर जो भी वस्तुएं मिली उसी के आधार पर वह लिखता है। पूरा तात्विक स्रोत उसे कहते हैं, ठीक। उसी के आधार पर वह लिखता है। अगर कहीं पर कुछ नहीं मिला तो वहाँ कुछ नहीं लिखा जाएगा। अगर कहीं पर बहुत अच्छे हीरे जवाहरात, कुछ हार और कुछ चूड़ियाँ, कुछ कंगन, ऐसे इस तरीके के मिलते हैं ना, कहीं पर कुछ खोपड़ी वगैरह मिल गई या कुछ जो भी कुछ मिला वस्तु, कोई मृदभांड बहुत सुंदर मिल गया तो क्या कहेगा कि यहाँ पर बहुत अच्छी चीज़ें रही होंगी, शासन व्यवस्था जो भी था वो वहाँ के साक्ष्य के आधार पर इतिहास को लिखा गया है। यहाँ पर इतिहासकार ना सिमट जाता है, उसको पूरी तरीके से बहुत अच्छे से नहीं लिख पाता है। अब क्या है कि एक C14 है, एक कार्बन 14 के आधार पर पुराने समय के बातों को, मतलब उनकी उम्र, उनकी आयु का पता लगाया जाता है। उसके आधार पे अब तो आसान हो गया है, ठीक। यहाँ जो प्रागैतिहासिक काल है, यहाँ पर ये जो प्रागैतिहासिक काल है इसमें पाषाण काल तो हम पढ़ते हैं। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर मानव विकास की प्रक्रिया है। यहाँ पर ये प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत की बात है। यहाँ पर क्या है, मानव, ये देखिए हमने पहले बता दिया था ना, आप लोगों को बताया था, बिल्कुल बताया था। यहाँ पर मानव विकास की प्रक्रिया में, यहाँ मानव विकास की प्रक्रिया में है, प्रक्रिया में है। और क्या है, यहाँ पर लेखन का ज्ञान नहीं है, यहाँ पर लेखन का ज्ञान नहीं है, लेखन का ज्ञान नहीं है, ठीक। इस समय कोई लिखित चीज़ें नहीं मिले, यानी कि साहित्यिक स्रोत नहीं है यहाँ पर, ठीक है ना। यहाँ पर जो मनुष्य था, यहाँ का जो मानव था वो क्या था, यायावरी जीवन जी रहा था, यायावरी जीवन जी रहा था, यायावरी जीवन जी रहा था। यानी कि यहाँ लेखन का ज्ञान नहीं था। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर मनुष्य, यहाँ का जो मानव था, इस समय अवधि में मानव को लिखने पढ़ने का ज्ञान नहीं था, ठीक है ना, क्योंकि ये तो विकास का क्रम चल रहा था। इतनी बातें समझ में आ रही है आपको। इसी के अंतर्गत हम पाषाण काल को न पढ़ते हैं। यही देखिए, इसी के अंतर्गत हम पाषाण काल को पढ़ रहे हैं। किसमें, प्रागैतिहासिक काल में, ठीक है। आखेटक जीवन था यहाँ का, घुमक्कड़ लोग थे इस समय। पाषाण काल में लोग जो है एक जगह से दूसरी जगह खाना के लिए घूमा करते थे, खाने के लाले पड़े हुए थे एकदम। कच्चा, यहाँ के इस समय यायावरी जीवन था, कच्चा मांस खाता था, एक जगह से दूसरी जगह भोजन के लिए घूमता रहता था, ठीक। हिंसक पशुओं से अपनी रक्षा करता था। इस समय सारा का सारा काम पत्थर से ही थे, पत्थर के औजार बनाए, ये सब हम आपको उस समय भी बता दिए। यहाँ पर पुरातात्विक शास्त्र के आधार पर यहाँ की जो भी बातें लिखी गई है सब किस पे लिखी गई है, तात्विक साक्ष्य के आधार पर लिखा गया है। साक्ष्य के आधार पर दिखाई दे रहा निधार, आधार पर लिखा गया। क्या लिखा गया है, इतिहास लिखा गया है, ठीक है ना। अब जब ये जो पाषाण काल आते हैं ना, यहाँ पर देखिए, अब मैं यहाँ पर समझा रही हूँ। यहाँ पाषाण काल को 3 भागों में बांट दिया जाता है। कौन सा, पूरा पाषाण काल, फिर क्या, मध्य पाषाण काल,
पाषाण काल, फिर क्या नवपाषाण काल। अभी हम इसको नहीं बांटेंगे, अभी तो इधर बाकी है, ठीक। और इसी समय इस पाषाण काल को भी 3 भागों में बांट दिया जाता है, और इसकी चर्चा मैं अभी यहाँ सब कर लूँगी, फिर मैं आगे करती रहूँगी, क्योंकि यही तो हमें बताना है इस पूरे चैप्टर में, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर आद्य ऐतिहासिक काल की बात करते हैं। यहाँ पर क्या है, यहाँ ये जो समयावधि है, यह जो समयावधि है, यह जो कालखंड है, यह समय का जो कालखंड है, इस समय लिखित साक्ष्य है। इस समय क्या है, लिखित साक्ष्य है, लिखित साक्ष्य है, पर पढ़ा नहीं जा सकता। यहाँ पर लिखित साक्ष्य है लेकिन पढ़ा नहीं जा सकता, ठीक है ना। इसके अंतर्गत हम क्या पढ़ते हैं, इसके अंतर्गत ही सिंधु घाटी सभ्यता है, सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक। लेकिन विज्ञान यहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता में जितनी भी लिपियाँ मिली हुई हैं, जो भी बातें मिली हैं, उसे अभी तक पढ़ा नहीं गया। इस सिंधु घाटी सभ्यता को आद्य ऐतिहासिक काल में रखा गया है। मतलब अगर आप लोग समझे नहीं, मतलब ये है कि आद्य ऐतिहासिक काल में लिखित साक्ष्य है, यानी कि पूरा तात्विक स्रोत और साहित्यिक स्रोत यहाँ पर दोनों उपलब्ध हैं, ठीक। और जो पूरा तात्विक स्रोत है, जो वहाँ पर लिखित साक्ष्य, जो भी यहाँ पर सिंधु घाटी में जो लिपियाँ मिली, उसे भी पढ़ी नहीं गई है, ठीक है। और इसी आद्य ऐतिहासिक काल में 2 चीज़ों को पढ़ा जाता है, ठीक है। ये सिंधु तो पढ़ा ही जाता है, साथ में वैदिक को भी पढ़ाया जाता है। वैदिक काल को भी पढ़ते हैं। इसी वैदिक काल से हमारा ऐतिहासिक काल शुरू हो जाता है। यहाँ पर इसका जो समय है 6ठी शताब्दी से, 6ठी सदी ईसा पूर्व से का ऐतिहासिक काल की बात करते हैं, ठीक। यह ऐतिहासिक काल जो है, यह वह समयावधि है जहाँ पर लिखित साक्ष्य भी है, लिखित साक्ष्य भी है और पढ़ा भी जा सकता है, ठीक ना, पढ़ा भी जा सकता है। यानी कि यहाँ पर पूरा तात्विक स्रोत और साहित्यिक स्रोत दोनों का भरमार एकदम अच्छे से पढ़ा जा सकता है। ये 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से लेके अब तक 2020 तक यह सारा इसी ऐतिहासिक में आता है, ठीक है ना। समझ में आए? कुछ नहीं समझ में आया तो पूछिए। यहाँ पर देखिए, ये वैदिक काल की जो बात है इसमें पढ़ते हैं। देखिए विद्वानों ने पहले से इसमें रखा है, आप लोग ऐसे ही पढ़े होंगे पक्का, लेकिन मैं जो पढ़ाती हूँ तो यहाँ इसको रख देती हूँ, क्योंकि वेद वगैरह जो आते हैं इसी में तो आते हैं। वेद जो हमने साहित्यिक जो हमने आपको अभी स्रोत पढ़ा है, उसमें वेद वगैरह सब कहाँ वैदिक काल के ही तो है। वैदिक काल में जो 2 भाग है, क्या था, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। यहाँ पर तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर साहित्यिक चीज़ें मिलती है ना, तो इसलिए यहाँ ये जो है लिखित जो साक्ष्य है और नहीं पढ़ा गया, ये पूरा का पूरा सिंधु घाटी सभ्यता में है। लेकिन कुछ विद्वान हैं इस सिंधु घाटी सभ्यता को भी बांटे यहीं पर, इसी में ताम्रपाषाणिक एक सभ्यता होती है, वो भी इसी के अंतर्गत आती है, ठीक। और यहाँ देखिए, यहाँ से मनुष्य यायावरी जीवन जीते जीते संघर्ष करते करते कहाँ पहुँचता है, यहाँ पहुँचता है, यहाँ आद्य ऐतिहासिक काल में। अब यहाँ पर किसका जन्म होता है, सिंधु सभ्यता का जन्म होता है। और जब यहाँ से धीरे धीरे पहुँचता है यहाँ पर, तो यहाँ के लोग काफ़ी विकसित हो जाते हैं। तब क्या होता है, रोटी मिल गया,
कपड़ा मिल गया, मकान मिल गया। जब ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं तो दिमाग बहुत तेज़ चलता है। तो जब यहाँ पर आते आते जब दिमाग चला तो इन लोगों ने सभ्यताओं को बनाया, मतलब एक सभ्यता बनी अच्छे से। भौतिकवाद के तरफ आगे बढ़ते हैं लोग, ठीक, भौतिकवाद के तरफ यहाँ पर आगे बढ़ा। लेकिन ये इसका पतन भी हो गया समय के साथ। इसका पतन कैसे हुआ, क्या हुआ, जब सिंधु सभ्यता में पढ़ाऊंगी तब आप लोगों को बताऊंगी। ये 1750 तक चला था, ठीक है ना, 1750 ईसा पूर्व तक इसका समयावधि है सिंधु घाटी का, ठीक है। ये इसके बाद ये क्या, 1750 के बाद ये क्या हुआ, पतन हो गया। फिर क्या हुआ, पतन होने के बाद क्या हुआ, ये तो शहरी सभ्यता थी। उसके बाद क्या आ गया, गांव वाली, अचानक गांव वाली सभ्यता आ गई थी। दिखाई दे रहा है सबको, दिखाई दे रहा ना। इस तरीके से आप लोग जरूर पढ़े होंगे। ऐतिहासिक काल में हमने आप बता दिया आपको, ऐतिहासिक काल वह कालखंड है, वह समयावधि है जहाँ वह पुरातात्विक स्रोत भी है और लिखित साक्ष्य भी है, ठीक है। यहाँ की जो बातचीत है ऐतिहासिक काल का, यह ऐतिहासिक काल वह समयावधि है, वह कालखंड है जहाँ पर पुरातात्विक स्रोत भी है और साहित्यिक स्रोत भी दोनों मौजूद हैं, ठीक है ना। अब इसके बाद कुछ पूछना है। अब इसके बाद हम लोग, अब ये तो देखिए हमने पहले आपको यहाँ लाइन खींच के बताया था, उसी को हमने यहाँ पर आपको समझा दिया। अब बताए कुछ पूछना है यहाँ पर। ऐतिहासिक साक्ष्य जो मिले हैं उसे दोनों भी पढ़ा जा सकता है, ठीक है ना। यहाँ भी 6ठी शताब्दी से 2020 चल रहा है, यहाँ तक का जो समय है वह इसी ऐतिहासिक काल में ही आएगा। और यहाँ पर का जो इतिहास पढ़ा जाता है, उस समय जो भारत से बाहर जो विदेशी हैं उनके भी साहित्यिक स्रोतों को भी यहाँ के बारे में अच्छी से जानकारी लेने के लिए पढ़ा जाता, अध्ययन किया जाता है, ठीक। अब चलिए देखिए, अब इसके बाद हम पाषाण काल पे बात करेंगे ना। अब यहाँ की बात होगी पाषाण काल। अब इसे हटा रही हूँ। इतना समझ में आया, आया कि नहीं, आ गया होगा। अब दोनों तरीके से हमने आपको समझा दिया तो आ जाएगा, ठीक है। अगर नहीं समझ में आया तो बताइए। ठीक, कुछ बोलना है किसी को। अब देखिए, अब हम पढ़ेंगे पाषाण काल, ठीक है ना। अब तो आ गया, प्रागैतिहासिक काल में पाषाण काल को पढ़ा जाएगा। पाषाण काल, इतना हमने जो अभी तक पहले बताया वो सब समझाने के लिए। अब इस पाषाण काल में एक नाम आता है रॉबर्ट बुश का, ठीक है ना। उन्होंने यहाँ के उपकरणों को पाया है, ठीक है ना। तो अभी उनकी चर्चा हम बिल्कुल अच्छे से कल करेंगे। सबसे पहले पाषाण काल का उद्भव हम देखेंगे, ठीक है ना। अब इतना जिस तरीके से मैंने आपको समझाया है, जब पाषाण काल में मानव का जो विकास का चरण चला, मानव पाषाण काल में 3 भागों में बांट दिया था ना, 3 भाग में। पाषाण काल को भी 3 भागों में बांट दिया जाता, ठीक है ना। कौन सा, पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, पाषाण काल। अब इसको क्या पढ़ते हैं, नव पाषाण काल, नव पाषाण, ठीक। लेकिन इसको भी 3 भागों में बांट दिया जाता है, ठीक। अभी हम यहाँ नहीं भाग बांट रहे हैं, अभी हमें क्या पढ़ना है इसमें, इस पाषाण काल में उद्भव पढ़ना है, इसका विकास कैसे हुआ, मानव का चरण, ठीक। सबसे पहले कौन सा मानव मिला, ये सब चीज़ें पढ़ेंगे तब तो हम आगे आएंगे, ठीक। ये सब चीज़ें, ये सब जितनी भी चीज़ें मैं बता रही हूँ आपको समझाने के लिए बता रही हूँ, ठीक है ना। अब मानव का उद्भव एवं विकास, हेडलाइन डालिए। इतनी जो बातें समझाया समझ में आ गया होगा, ठीक। अब यहाँ पढ़िए, मानव का उद्भव एवं विकास,
विकास की बात करेंगे, ठीक है ना। हेडलाइन डाल दीजिए, डाल दिए। देखिए मानव का जो उद्भव, जो विकास होता है वह कब होता है? प्रतिनूतन काल में होता है। इसका जो मानव का जो विकास हुआ कब हुआ? प्रतिनूतन काल में, नूतन काल में हुआ था। ठीक, मानव का विकास प्रतिनूतन काल में हुआ था, ठीक है ना। इस समय के मानव को औजार बनाने वाले के श्रेणी में रखा गया। इस समय का जो मानव था उसे औजार बनाने वाले के रूप में स्वीकार गया। औजार बनाने वाले के रूप में स्वीकारा गया है, ठीक। इस समय का जो प्राणी था, इस समय का जो मानव था, औजार बनाने वाले प्राणी के रूप में स्वीकारा गया। सॉरी, यहाँ प्राणी के रूप में स्वीकारा गया है, ठीक ना। ये वाली बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? आ रही है ना। ये जो पहला जो मानव मिला, जो मानव के विकास के चरण में जो सबसे पहले जो पूर्वज, जो आदि मानव का जो साक्ष्य मिला, वह कहाँ मिला था? अफ्रीका में मिला था। कहाँ पर? उसे क्या कहते हैं? आद्य मानव कहते हैं ना। ये आदि, इसकी जो यहाँ पर जब ये प्राणी जो औजार बनाने वाले जो मानव का जो विकास हुआ, उसके बाद इसको क्या कहते हैं? आद्य जन्म स्थली कहाँ हुआ था? इसका क्या हुआ था? अफ्रीका में हुआ था। अफ्रीका महाद्वीप में हुआ था, ठीक है ना। ये वाली बात तो आप लोग जरूर जानते होंगे, ठीक। अफ्रीका महाद्वीप में हुआ था। यानी कि मानव की जन्मस्थली क्या? मानव की जन्मस्थली अफ्रीका, ये लिख लीजिएगा, अफ्रीका महाद्वीप में है, ठीक है। समझ में आ रहा ना। जो हमारा सबसे निकटवर्ती जो मानव था, जो हमारा पूर्वज था, उसका क्या नाम था? एक जो हमारा जो सबसे निकटवर्ती मानव था, यानी आदि पूर्वज, उसका क्या नाम था? जो सबसे निकटवर्ती मानव था, ऑस्ट्रेलोपिथेकस। ये जो सबसे, ये सबसे क्या था? ये हमारा जो सबसे निकटवर्ती, जो हमारा आदि पुरुष जो था हमारा, वह सबसे निकट था ये। अब इसके बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं। यहाँ अगर लिखूँ दिखाई देगा? हाँ, दिखाई दे देगा, ठीक है ना। अब देखिए यहीं पर, अब जरा हम किसके बारे में चर्चा करेंगे? अब इसके बारे में चर्चा होगी, ठीक है ना। हटा देते हैं। इतना तो समझ में आ गया होगा, क्योंकि हमें लिखने में थोड़ी दिक्कत होगी ना, इस वजह से पूरा हटाई दे रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं है ना? इतना समझ में आई बात? आ गई। चलिए अब हम यहाँ पर क्या लिखते हैं? यहीं हमने क्या लिखा? ऑस्ट्रेलोपिथेकस, ठीक। ऑस्ट्रेलोपिथेकस हमने लिखा। अब यह हमारा निकटतम आदि पूर्वज है। ये जो ऑस्ट्रेलोपिथेकस है, यह क्या है? ये क्या है? हमारा निकटतम क्या है? आदि पूर्वज है, ठीक। और क्या है इनके बारे में, क्या क्या बातें हैं, ठीक। अब सबका हम यहाँ लिखते रहे हैं। ये जो है ऑस्ट्रेलोपिथेकस को, ये क्या है? केन्या। ये जो केन्या एक जगह है। कहाँ है केन्या? कौन बताएगा? केन्या के ओर्दुआई
उर्दूआई उर्दूआई गोर्ज, उर्दूआई गोर्ज है। गोर्ज का मतलब क्या होता है? उर्दूआई गोर्ज, ये ज है, ठीक है ना, गोर्ज। तुर्काना झील, तुर्काना झील से क्या मिला है? इसका ऑस्ट्रेलोपिथेकस का जीवाश्म मिला है, जीवाश्म, जीवाश्म मिला है। किस, ठीक है, इसका जीवाश्म केन्या के उर्दूआई गोर्ज तुर्काना झील से जीवाश्म मिला है। और इसे अंतिम ज्ञात मानव भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? इसे अंतिम ज्ञात मानव भी कहते हैं। और ज्ञात मानव के साथ साथ एक नाम और इनको, ये पहला, हम, ये पहला क्या है? ये पहला क्या है? ये पहला हामिनिड है, ठीक है ना, हामिनिड भी इसको कहते हैं। ये सब आप लोग पहली बार पढ़ रहे हैं शायद, क्यों? बड़े शांति से सुन रहे हैं, चलिए अच्छी बात है। और इसे ऑस्ट्रेलोपिथेकस को और भी नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं उसको? प्रोटो मानव या आद्य मानव भी कहते हैं। प्रोटो मानव, मानव या आद्य मानव, आद्य मानव, मानव भी कहते हैं, ठीक है। ये जो है, ये क्या है? ये जो है ऑस्ट्रेलोपिथेकस, ये आधा नर, ये आधा नर और आधा क्या था? आधा वानर था, वानर था, ठीक है। इतना बात समझ में आया क्या? इस ऑस्ट्रेलोपिथेकस जो है, इथोपिया एक जगह है, इथोपिया, ठीक है ना, इथोपिया ने इथियोपिया, 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 इथियोपिया से 32 लाख 32 लाख वर्ष क्या है? पुराना शिशु कन्या मिली है, शिशु कन्या लूसी का अवशेष मिला है, अवशेष मिला है। आप लोग ऐसे बना लीजिए, ठीक है, समझ में आ रहा ना? देखिए, हमने इसकी चर्चा की। ये क्या है? ऑस्ट्रेलोपिथेकस हमारा निकटतम आदि पूर्वज है। यह केन्या के उर्दूआई गोर्ज तुर्काना झील से इसका जीवाश्म मिला है। और यह अंतिम ज्ञात मानव भी कहते हैं इसको। और इसे प्रोटो मानव या आद्य मानव कहते हैं। प्रोटो, यहाँ प्रोटो रहेगा, ठीक है ना। इसे प्रोटो मानव या आद्य मानव कहते हैं। ये ऑस्ट्रेलोपिथेकस आधा नर और आधा वानर था। और यहाँ पर ये इथियोपिया से 32 लाख वर्ष पुराना एक शिशु कन्या लूसी का अवशेष भी मिला है, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को? आ गई होगी ना। अब इसके बाद विद्वानों ने, ये जो भी थे विद्वानों ने ना, इसके और श्रेणियों को बांट दिया है। वो कैसे बांटा है ज़रा देखते हैं। ये इतना सोख लिया कि मीटर भी रहे। वर्तमान समय को होमो नामक श्रेणी में, ये जो वर्तमान मानव, जो आज का जो वर्तमान मानव है ना, उसको होमो नामक श्रेणी के अंतर्गत रखा गया है, ठीक। वर्तमान मानव को वहाँ पर वर्तमान मानव को होमो नामक श्रेणी के अंतर्गत
अंतर्गत रखा गया है या वर्गीकृत किया गया है, वर्गीकृत किया गया है, ठीक है ना, ये वर्गीकृत किया गया है, ठीक है ना। वर्तमान मानव को होमो नामक श्रेणी के अंतर्गत रखा गया या वर्गीकृत किया गया है, ठीक है ना। इसमें जैसे जैसे मैं कुछ नाम लिख दे रही हूँ उसी नाम पर हमारी चर्चा हो रही है, ठीक है ना। कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रही है? बिल्कुल आ रही है। देखिए जैसे एक नाम है होमो हैवियस, हैविलस, आप लोग साथ में लिखते रहिए। होमो हैविलस। दूसरा नाम है होमो इरेक्टस, ये नाम लिखते रहिए, इरेक्टस। एक होमो सैम्पियंस, तीसरा होमो सैम्पियंस, चौथा एक नाम लिखिए होमो सैम्पियंस और सैम्पियंस, ठीक, ये लिखिए, लिख दिया ना। ये हम वर्तमान मानव की जो श्रेणी है उसकी चर्चा कर रही हूँ, ठीक है, हो गया। अब हमारी चर्चा इस पर होगी। अब पहले नंबर इसका मैं कर रही हूँ, ठीक है ना। अब इसी की अब इसको हटा दे रही हूँ। अब यहीं पर लाओ फिर से ही लिख देती हूँ। कोई समस्या किसी को? होमो हैविलस पहले नंबर पे आता है, होमो हैविलस, ठीक। इस होमो हैविलस जो है प्रथम मानव, इस होमो हैविलस को क्या कहते हैं? प्रथम मानव या कारीगर कहते हैं, कारीगर कहते हैं, ठीक। और क्या कहते हैं इसे कारीगर क्यों कहते हैं? क्योंकि इसने सबसे पहले पत्थर के औजार बनाए। होमो हैविलस ने ही सबसे पहले पत्थर के क्या हुआ? औजार बनाए, ठीक। अब दूसरा नाम होमो इरेक्टस की लिखते हैं, होमो इरेक्टस, ये हो गया ना। अब यहीं पर हम होमो इरेक्टस को लिख रहे हैं, होमो इरेक्टस, ठीक। अब ये अलग हो गया, ठीक है ना। यह प्रथम मानव, होमो हैविलस प्रथम मानव कहते हैं या कारीगर मानव कहते हैं। सबसे पहले पत्थर के औजार बनाया था इसने, ठीक है ना। अब होमो इरेक्टस की बात करते हैं। यह सर्वप्रथम हैंडेक्स, इसने ये क्या है? सर्वप्रथम हैंडेक्स या कुठाराघात, हस्तकुठार, ये सर्वप्रथम होमो इरेक्टस ने हैंडेक्स या हस्तकुठार बनाया था, ठीक है ना। बनाया था, ठीक। नहीं समझ में आ रहा है? लाओ, अच्छा नीचे है, चलो ऊपर ही कर देती हूँ। लाइए, क्यों देरी भाई? देरी नहीं होगी। यहाँ पर देखिए, ये है, ये दूसरे नंबर की बातचीत हो रही है ना, होमो इरेक्टस की बात कर रही हूँ मैं, ठीक। ये क्या है? ये सर्वप्रथम हैंडेक्स क्या? हैंडेक्स यानी कुठारा, हस्तकुठार बनाया था, ठीक ना। इसने हस्तकुठार बनाया था। अब होमो इरेक्टस,
अग्नि का होमो इरेक्टस ने अग्नि का आविष्कार भी किया था, अग्नि का आविष्कार भी किया था, आविष्कार भी किया था। ठीक, अग्नि का आविष्कार किस पत्थर से हुआ था, किसी को पता है कैसे हुआ था? अभी बता रहे हैं, ठीक है ना। ये जो है अग्नि की आविष्कार की अगर हम बात करें अपने भारत में, तो एक कुर्नूल जिला है, कुर्नूल, दक्षिण भारत में, आंध्र प्रदेश में एक कुर्नूल जिला है, कुर्नूल, ठीक, जिला है। यहाँ पर यहाँ की गुफाओं से अग्नि के चिन्ह मिले, कुर्नूल जिला के गुफाओं से क्या हुआ, अग्नि के चिन्ह मिले हैं, अग्नि के चिन्ह मिले हैं। ठीक, समझ में आ रहा है बात? हाँ, आ रहा है। और इस होमो इरेक्टस को पिथेकेथ्रोपस कहते हैं, इसे और नाम से भी जानते हैं, ठीक ना। इसे क्या कहते हैं? इसे फिथे भाई हम भी नहीं कह पा रहे हैं, इसे होमो इरेक्टस को पिथेकेथ्रोपस भी कहते हैं, ठीक ना, कहते हैं। और भी कुछ कहते हैं इनको, ठीक। इसका ये जो होमो इरेक्टस की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? इस होमो इरेक्टस की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? विशेषता, हम यहाँ विशेषता की बात करते हैं। सबसे बड़ी विशेषता, सबसे बड़ी विशेषता क्या है? इसकी सबसे बड़ी जो विशेषता है वह है भौगोलिक विस्तार। ये क्या है? व्यापक, इसकी जो है व्यापक भौगोलिक प्रसार या प्रसार को और क्या कहते हैं? वितरण, प्रसार या वितरण, ये सबसे बड़ी है। ये कहाँ से कहाँ तक मिलता है पता है? ये कहाँ से कहाँ तक मिलता है? यह मिलता है, इसका जो प्रसार है अफ्रीका से लेकर चीन के, इसका जो प्रसार है ना, इसका होमो इरेक्टस का जो प्रसार है, भौगोलिक प्रसार, ये अफ्रीका से लेकर चीन, ये चीन के चाको 30 तक फैला है, ठीक। इसका जो होमो इरेक्टस का जो सबसे बड़ी विशेषता वो है इसका व्यापक भौगोलिक वितरण, भौगोलिक विस्तार, ठीक है ना। जो प्रसार हुआ वह अफ्रीका से लेकर चीन के चाको 30 तक क्षेत्र ये इसका जो है मिला है, ठीक। और इतना समझ में आया? ये जो अग्नि का है, ये जो अग्नि का आविष्कार होमो इरेक्टस ने किया, अग्नि का प्रयोग मानव इतिहास में, अग्नि का प्रयोग मानव इतिहास में क्या है? असीम महत्व रखता है। क्यों? एक मनुष्य ही है पूरे धरती पर, पूरे प्राणी जगत में, यह संपूर्ण प्राणी जगत में एक मनुष्य ही है, एक मानव ही है जो अग्नि का प्रयोग करता है। बाकी तो जितने भी अन्य प्राणी हैं वह डरते हैं, ठीक। एकमात्र मनुष्य ही है जो आग जलाता है, आग का प्रयोग करता है, ठीक ना। और अन्य प्राणी तो डरते हैं। हो गया?
इतनी बातें जो बताई है हमने, आप लोगों को समझ में आ रही है? आ रही है कि नहीं? ये तो दूसरे नंबर की होगी बात। अब हम तीसरे नंबर की बात करेंगे। ये सब लिख लिए, ठीक है ना? लिख लीजिए, करिए आप लोग मेरे साथ साथ। अब हम तीसरे नंबर की बात करेंगे। तीसरे नंबर में क्या है? होमो सेम्पियंस। ये तीसरे नंबर पे होमो सेम्पियंस की बात है। ये होमो सेम्पियंस, ये जो होमो सेम्पियंस है, यह बुद्धिमान मानव या प्रज्ञ मानव कहते हैं। इस होमो सेम्पियंस को बुद्धिमान मानव या प्रज्ञ मानव कहते हैं, ठीक है? इस होमो सेम्पियंस की समानता, इसकी समानता का मतलब इसके बराबर जर्मनी में भी पाया गया, ठीक? जर्मनी में भी पाया गया, ठीक? समानता जर्मनी के नियंडर नियंडरथल में ये इसके समान होमो सेम्पियंस के समान जो है, ये एक नाम आया, ठीक है ना? जर्मनी में यह नाम दिया गया था। ये जो है, इसी ने शव विसर्जन पहली बार शुरू किया था। इसी ने पहली बार शव विसर्जन किया था अग्नि का, और इसने अग्नि का व्यापक रूप से प्रयोग भी किया था, ठीक? ये जो जर्मनी के नियंडरथल है, इसका समानता इससे होमो सेम्पियंस से, यानी कि होमो सेम्पियंस और यह एक ही है, ठीक? और इसी ने, जैसे हमने यहाँ पर इसको लिख दिया था, आप इसी को समझ लीजिए कि इसने शव विसर्जन किया था होमो सेम्पियंस ने, ठीक है? और कुछ समझ में नहीं आ रहा है? अब चौथे की बात करेंगे। चौथे नंबर बड़ा डाली, ये तो मीटर गया वर्तमान, ठीक? ये चौथे नंबर होमो सेम्पियंस। ये अब चौथे नंबर पे होमो सेम्पियंस, ठीक है? अब इनके बारे में क्या क्या बातें हैं? अच्छा, ये सब नाम आप लोग पहले सुने थे कि नहीं सुने थे? ये जो होमो सेम्पियंस हैं, आज से मतलब लगभग 30,000, आज से लगभग 30,000 वर्ष पहले का आधुनिक मानव का विकास हुआ।
यानी कि होमो सेम्पियंस सेम्पियंस है जो आज से लगभग 30,000 वर्ष पहले आधुनिक मानव का विकास हुआ। जो हम आजकल हैं इस श्रेणी में ही हमारी रखी जाएगी, ठीक है ना। मतलब ये आधुनिक मानव इसको कहते हैं, ठीक है ना। इसके और भी नाम हैं, इसके होमो सेम्पियंस सेम्पियंस के और भी नाम हैं। क्या क्या नाम है यहाँ पर लिख लीजिए। आधुनिक मानव के और भी नाम हैं, और भी नाम हैं। कौन कौन से नाम हैं? अब यहाँ पर एक है क्रोमेगनन एक नाम है। एक नाम है चांसलेड ग्रिमाल्डी। एक ये क्या है, होमो सेम्पियंस सेम्पियंस के और भी नाम से जाना जाता है। एक नाम है क्रोमेगनन और दूसरा है चार्ल्सलेड, तीसरा नाम है ग्रिमाल्डी, ठीक है ना। लिखिए, इसको लिख लीजिए। हो गया, लिख लिए। अब ये देखिए हो गया। अब इसके बाद ये हमारा उद्भव वाली बात, हमने मानव का उद्भव और विकास की बात समझा दिया आपको। समझ में आ गई ना? आई कि नहीं? आ गई होगी। चलिए, इसको लिखवाना पड़ेगा हमें, आप लोग लिख लेंगे? बताइए, इसको लिखवा दूं कि आप लोग लिख लेंगे? भारत में मानव प्रजाति। अब एक और हेडलाइन डाल दीजिए। भारत में मानव प्रजाति, ठीक। भारत में मानव प्रजाति की हम बात करेंगे। भारत में मानव प्रजाति कैसे हुई? 1982 ईस्वी में अरुण सोनकिया ने 1982 ईस्वी में भारत में जो, एक मिनट, थोड़ा सा गला सूख रहा है। देखिए, 1982 ईस्वी में अरुण सोनकिया ने नर्मदा घाटी नदी से हथनौरा, नर्मदा घाटी यहाँ पर अब मैं लिख दे रही हूँ, आपको जल्दी समझ में आएगा, ठीक। 1982 ईस्वी में ये कौन थे? अरुण सोनकिया। अरुण सोनकिया ने क्या किया था? नर्मदा घाटी से, अरुण सोनकिया ने नर्मदा घाटी कहाँ है भाई? मध्य प्रदेश में पड़ता है ना, ठीक। नर्मदा घाटी के हथनौरा से ये नर्मदा घाटी के हथनौरा से क्या किया था? आद्य होमो सेम्पियंस की क्या किया था? खोपड़ी। होमो सेम्पियंस की खोपड़ी पाया था, ठीक। यानी कि 1982 भारत में जो पाया गया सबसे पहले, वह नर्मदा घाटी, ठीक ना, भीमबेटका में, है ना। ये नर्मदा घाटी में पाया गया। अरुण एक विद्वान थे। 1982 में विद्वान अरुण सोनकिया ने नर्मदा घाटी के हथनौरा से, भीमबेटका आप लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे, उसकी भी मैं अब चर्चा करूँगी जब अभी आगे, ठीक ना। हथनौरा से आद्य होमो सेम्पियंस की खोपड़ी को प्राप्त किया, खोपड़ी को पाया, ठीक। यानी कि ये जो सर है, कपाल है, उसका हड्डी उड्डी वहाँ पे पाया हथनौरा में,
ठीक। और इसको होमो इरेक्टस, और इसको ये जो है अरुणशौनकिया ने इसको होमो इरेक्टस कहा। होमो इरेक्टस, होमो इरेक्टस की क्या दी? संज्ञा दी, संज्ञा दी। होमो इरेक्टस की संज्ञा दी इनके साथ, होमो इरेक्टस नर्बदेसीन, होमो इरेक्टस देखिए ये बात समझ में आई ना। हम ये बता रहे हैं कि 1982 ईस्वी में अरुणशौनकिया विद्वान हैं, उन्होंने नर्मदा घाटी के हथनौरा से आद्य होमो सैपियंस की खोपड़ी को खोजा, पाया वहाँ पर, और उस खोपड़ी को होमो इरेक्टस नर्मदेसीस नाम से उसकी नाम रखा, यानी उसको नाम संज्ञा दिया। ठीक है ना, यही बात है। और इसके बाद क्या होता है? देखिए ये तो भारत की बात मैं बता रही हूँ उन्हें। उसके बाद 2001 में केरल, ये अलग है, ठीक ना, ये अलग है। 2001 में केरल विश्वविद्यालय, ये अलग चीज़ है, ठीक है ना। केरल विश्वविद्यालय के एक विद्वान थे, उनका नाम था पी राजेंद्रन नाम था। राजेंद्रन ने विल्लमपुरम जिले से, पी राजेंद्रन ने विल्लमपुरम जिले से, ये विल्लमपुरम जिला कहाँ है? यह विल्लमपुरम जिला कहाँ है? तमिलनाडु में, तमिलनाडु, ठीक है ना। ये विल्लमपुरम जिला तमिलनाडु है। विल्लमपुरम जिले के एक है, नाम है ओदय, एक ओदय जगह है, ठीक है। एक ओदय नाम, ओदय से मानव शिशु का कपाल, मानव शिशु कपाल प्राप्त किया, यानी पाया, ठीक। और इसको पाषाण कालीन स्वीकार किया गया। और इसे कब का, इसका जो समयावधि है, इसे पाषाण कालीन यानी पाषाण काल का, इसे पाषाण काल की बात, इसे पाषाण काल का स्वीकारा गया। यह बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई? हमने यह बताया कि 2001 में केरल विश्वविद्यालय के पी राजेंद्रन ने, एक विद्वान हैं, पी राजेंद्रन ने विल्लमपुरम जिले में, ये विल्लमपुरम जिला कहाँ है? यह है तमिलनाडु में। और इस जिले के, ये विल्लमपुरम जिले के औदे नामक स्थान पर मानव शिशु का कपाल मिला, ठीक है ना। मैं नहीं दिखा दे रही हूँ, ठीक है, यहाँ से बोल रही हूँ। मैं ये बोलूँ कि 2001 में केरल विश्वविद्यालय के पी राजेंद्रन ने विल्लमपुरम जिले के औदे नामक स्थान पे मानव शिशु का कपाल प्राप्त किया। मानव शिशु को यहाँ पर खोजा था। और ये जो मानव शिशु का कपाल है, इसे पाषाण काल का माना गया है, पाषाण काल का स्वीकारा गया है, ठीक। पहले क्यों नहीं बताया कि मैं इधर से किनारे से नहीं दिख रही हूँ आपको? चलिए, अच्छा, ये तो हो गए यहाँ, ठीक। अगर मैं पूरे भारतीय उपमहाद्वीप की बात करूँ तो सबसे, भारत की उपमहाद्वीप की बात करूँ, वो अफ्रीका तो देखिए आपको मिला ही, ठीक है ना।
अगर भारतीय उपमहाद्वीप की बात करूँ तो सबसे पहले कहाँ मिला होगा, है ना। अब थोड़ा सा उसको भी एक लाइन बता देती हूँ, इसे हटाते हैं। यह बात समझ में आई कि नहीं आई? अब हम यहाँ देखिए इसे लिखे देते हैं। अगर हम भारतीय उपमहाद्वीप की बात करें तो सर्वप्रथम, अगर हम भारतीय उपमहाद्वीप की हम बात करते हैं, भारतीय उपमहाद्वीप ये, अगर हम भारतीय उपमहाद्वीप की बात करते हैं तो सर्वप्रथम क्या हुआ? सर्वप्रथम 1932 में पाकिस्तान के पंजाब प्रांत से, पाकिस्तान के पंजाब पाकिस्तान के पंजाब प्रांत से, और वो जगह कौन सी है? पोतवार पठार। उस जगह का नाम है पोतवार पठार। ठीक, 2 मानव खोपड़ियाँ मिले। पोतवार पठार से 2 मानव खोपड़ियाँ मिली है। ये जो पोतवार पठार है, इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं शिवालिक पहाड़ियों वाला इलाका। शिवालिक पहाड़ियों वाला इलाका, यानी कि शिवालिक पहाड़ियों का जो स्थान है, ये पोतवार आता है वही शिवालिक में, ठीक है ना। इस यहाँ से अब देखो फिर से कि मगर हम भारतीय उपमहाद्वीप की बात करें तो वहाँ पर सर्वप्रथम 1932 में ही पाकिस्तान के जो, इस समय जो पाकिस्तान में चला गया हुआ जगह, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत से पोतवार पठार से 2 मानव खोपड़ियाँ मिली हैं। ठीक, 2 मानव खोपड़ियाँ मिली हैं। वह कौन सा? शिवालिक वाले इलाका से मिली है, ठीक है ना। और जब 2 खोपड़ियाँ मिल गई तो इसको ये है, एक विद्वान है जी लुइस, एक विद्वान है जिसे जी लुइस ने, ये दिखाई दे रहा है यहाँ ना, जी लुइस ने 2 खोपड़ियाँ मिली और जी लुइस को मिली थी, ठीक है ना, जिसे जी लुइस ने रामाफिथेकस एवं शिवाफिथेकस नाम दिया। जी लुइस ने रामाफिथेकस एवं शिवाफिथेकस की संज्ञा दिया। ठीक, इतना बात आपको समझ में आ गया कि पोतवार से 2 मानव खोपड़ियाँ मिली और एक विद्वान है जी लुइस ने इस 2 खोपड़ियों का नाम रख दिया। इस जी लुइस ने 2 खोपड़ियों का नाम रख दिया। एक का नाम रख दिया रामाफिथेकस और दूसरे का नाम रख दिया शिवाफिथेकस। ठीक, शिवाफिथेकस नाम रख दिया, यानी शिवाफिथेकस नाम की संज्ञा की है 2 नामों की, 2 खोपड़ियों की। ठीक, फिर कुछ समय बीता, एक और खोपड़ी मिल गई। उस खोपड़ी का क्या नाम है? उस खोपड़ी को ब्रह्माफिथेकस कहा गया। ब्रह्माफिथेकस, इस खोपड़ी को, इस मतलब यहाँ इन दोनों के बाद एक आ गया ब्रह्मा, यहीं पे लिख दे तूने,
यानी कि यह 3 खोपड़ियाँ मिल गई। कुछ समय बाद यहाँ लिख देती हूँ ब्रह्माफितेकस फितेकस नाम की एक और खोपड़ी की प्रयोग नाम ब्रह्माफितेकस नाम खोपड़ी और प्राप्त हो गई। फिर इन तीनों को मतलब कि यहाँ 3 की बात कर, 3 का मतलब कौन सा? रामाफिथेकस और शिवाफिथेकस और ये तीसरा जो मिले अभी ब्रह्माफिथेकस। इन तीनों को क्या कहा गया? इस तीनों को सम्मिलित रूप से शिवालिक के देववानर कहा गया। इन तीनों को सम्मिलित रूप से शिवालिक के देववानर कहा गया। बात समझ में आ गई इतनी? ठीक। हम यह बताएं कि अभी इसके पहले मैं आप लोगों को भारत में जो मिले उनकी बात किया। अब यहाँ पर भारतीय उपमहाद्वीप की बात मैं कर रही हूँ। तो भारतीय उपमहाद्वीप में ये पाकिस्तान भी आ जाता है। तो यानी कि सर्वप्रथम 1932 ईस्वी में पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में पोतवार पठार यानी शिवालिक पहाड़ियों वाला इलाका है, वहाँ पर 2 मानव की खोपड़ियाँ मिली और जिसे जी लुइस ने रामाफिथेकस शिवाफिथेकस का नाम दिया। कुछ समय बाद एक ब्रह्माफिथेकस भी मिल गए। ठीक, ब्रह्माफिथेकस भी मिल गए। इन तीनों को रामाफिथेकस, शिवाफिथेकस, ब्रह्माफिथेकस को सम्मिलित रूप से, यानी कि इन तीनों को दिखाई दे रहा नया, इन तीनों को सम्मिलित रूप से शिवालिक के देववानर कहा गया। ठीक, अब देखिए, अब ये हो गया। अब इसके बाद कल से हमारी जो अब दूसरी क्लास होगी, आप लोग जल्दी मत मचाएं, कम से कम 3 क्लास लगेगी इसमें भी, क्योंकि मैं बहुत ही विधिवत पढ़ाती हूँ। जब मैं पढ़ा दूँगी तो आप लोग कहेंगे हाँ कुछ पढ़ाया मैम ने। ठीक, जब प्रश्न फंसेगा आप लोगों का। लेकिन इसमें भी कहीं कहीं ना विवाद देखने को मिलता है। कुछ ये अधिकांश विद्वान यह मानते हैं कि पंजाब में अधिकांश विद्वान यह मानते हैं कि भारत में आदि मानव का उद्भव पंजाब में हुआ था। ठीक, यानी कि कुछ विद्वान यह मानते हैं कि भारत में आदि मानव का उद्भव पंजाब में हुआ था, जबकि एक बर्किट नाम का विद्वान है, वह मानते हैं कि वह दक्षिण में हुआ था। ठीक, उसे मैं यहाँ नहीं लिख रही हूँ क्योंकि ये आपके सवाल में नहीं पूछेगा, इसलिए मैं यहाँ नहीं लिखवा रही हूँ। ठीक है ना। अब यहाँ पर इसको मैं समाप्त कर रही हूँ। पढ़ते रहिए, खुश रहिए, अच्छे रहिए। चलिए, धन्यवाद, नमस्कार।